हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीधी एजुकेशन हब में। मैं अवनीश पांडे। क्लास 10 की एनसीईआरटी आपको याद हो कि हम तीसरा वीडियो देख रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ होमवर्क करना है आपको, कि आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को लिख लेंगे एक तरफ से, दो एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी से निकाल लेंगे। अब बात आ रही है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दो टाइप और बचे थे जो बेसिस अलग था, जिन्हें सेपरेट आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज आप खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है आज ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, एक चीज। दूसरा, हमने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि हम सारी एक्टिविटीज को एक साथ एक तरफ से कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक्टिविटी का हम एक एक जरूरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या है कि अगर एक्टिविटीज को अगर आप वर्बली याद रखते हैं और सबसे जरूरी कि उसके ऑब्जर्वेशन क्या है वो याद रखते हैं और लास्ट में ऑब्जर्वेशन और रिएक्शन बस लिख लेते हैं, तो आपको कंप्लीट 3 नंबर मिलते हैं। यानी ऑब्जर्वेशन, केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज। अगर ये 3 बातें याद रह जाती हैं हमको तो काफ़ी है हमको एक्टिविटीज जानने में। इतना ही अभी फिलहाल इस टॉपिक को कवर कर लें हम लोग। लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। तो हीट के टर्म्स में हमारे पास केमिकल रिएक्शन दो तरीके के हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस का बेसिस आपको बताया जा चुका है कि रिएक्शंस क्या होती हैं। रिएक्शंस जहां पे आपको नया सबस्टेंस बनता हुआ दिखता है, हर बार चेंज के बाद, केमिकल चेंज के बाद नया सबस्टेंस बने तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब बात करते हैं इंडोथर्म, यानी इन हीट। और दूसरे तरीके की रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आउट हीट। तो जब कभी भी रिएक्शन में, यानी केमिकल चेंज के बाद एनर्जी आउट हो, यानी ये सेगमेंट पहले है आपकी किताब में, इसलिए थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आपको याद रहे कि ये दोनों ही टाइप्स आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट अगर रिएक्शन में रिक्वायर्ड है, नीड है, बिना हीट के वो रिएक्शन ही नहीं हो रही है, कंफर्म, वो एंडोथर्म। ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हीट, इसमें एनर्जी का कोई भी फॉर्म हो सकता है। एनर्जी मीन्स सनलाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो ऐसा है कि हर रिएक्शन में कहीं ना कहीं अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी फॉर्म में, तो इसका मतलब वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जब रिएक्शन के बाद आपको हीट मिले, आउट हो, यानी फिर वही कि हीट के फॉर्म में नहीं, एटीपी के फॉर्म में हो सकती है। ये वर्ड आपको सुना लगे, 9th में इसका एब्रिविएशन था। आता हूँ, शुरुआत करते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है सर? जिन रिएक्शंस में हीट, सनलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे ही वो रिएक्शन हो, या दोज रिएक्शन इन विच हीट ऑब्लिक सनलाइट ऑब्लिक electricity absorbed to carry out the reaction, yeah, along with the formation of product। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो आपको हीट सप्लाई करना पड़े, यानी आप रिएक्टेंट बस लेके काम नहीं चला सकते हैं, आपको साथ ही साथ क्या उसमें सप्लाई करना पड़ेगा, हीट, या तो फिर सनलाइट, या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी, तब रिएक्शन हो। तो इसे क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक।
इंडोथर्मिक, यानी जब आपकी हीट या किसी भी एनर्जी फॉर्म को सप्लाई करना पड़े तब रिएक्शन कैरी आउट हो। उल्टा, जब आप कैरी आउट कर रहे हो रिएक्शन, लैब में परफॉर्म कर रहे हो और आपको बदले में हीट मिल रही है या किसी न किसी तरीके की एनर्जी का रिसोर्स मिल रहा है, ये नहीं कि यहाँ पे अब आपको सनलाइट मिलने लगेगी क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट सन है तो यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, जैसे आप लोगों ने बायोमास नाम सुना हो, यानी गोबर गैस प्लांट, जहाँ आपको है ना हीट भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको आप 10th से पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी ढेर सारे कन्वर्जन्स करते रहे हैं हम लोग एनर्जी के, जहाँ जहाँ भी आपको एक फॉर्म में मिली है तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। और सबसे फेवरेट फॉर्म है हमारा एनर्जी का क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल ले ले तो अच्छा रहेगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल है, हमारी किताब से उठाते हैं हम सब सारे एग्जाम्पल। इंडोथर्मिक रिएक्शन, हमें जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मिलेंगे इस साल, सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको इस साल जो मिलने वाली हैं सभी किसमें आती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस में। एग्जाम्पल, अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, थर्मल यानी जहां पे हमें क्या सप्लाई करना पड़े, हीट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे आप हीट करेंगे, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है इसका मतलब हीट, या तो एरो के ऊपर आप ट्रायंगल बनाए या नीचे बना लें या हीट लिख लें, इन दोनों में से किसी एक चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या तो हीट लिखे पूरा वर्ड, या तो केवल ट्रायंगल बना के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, इसके डिकम्पोजिशन से बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको भूला ना हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह सिंगल सबस्टेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। एक सिंगल सबस्टेंस दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए उसे हम कौन सा नाम दिए थे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिना हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट पास किए नहीं होती है, यानी ये टिपिकल इंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये हो गई थर्मल, थर्मल मतलब हीट देना पड़ा। ऐसे दूसरा लेना, इलेक्ट्रिसिटी डालना पड़ा, जैसे वाटर को आप सब जानते हैं, वाटर एक कंपाउंड है और किसी भी केमिकल को अगर आपको डिकम्पोज करना है तो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें तो ये वाटर डिकम्पोज होकर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आ गया हो, बैलेंसिंग के ऊपर कमेंट्स आने चाहिए। अगर आपको दिक्कतें आ रही, मैं रिपीट करूंगा अगले वीडियो में, अगर आप तक यानी आपके क्वेश्चंस आने लगे तो। ठीक है, यहाँ पे कितने फॉर्म हमने सप्लाई कर दिए, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक हीट। तो हीट के सप्लाई को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के बाद अगर डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है तो वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ठीक है, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन। तो जब ऑन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी whenever a compound decomposes to yield two or more product it is called electrolysis। ठीक है, अगला हम फोटोकेमिकल या फोटो डिकम्पोजिशन भी देखेंगे। जिसमें आपको एक्टिविटी 1.8 में देखने को मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसपे सनलाइट पास कराई जाए तो ये सिल्वर और क्लोरीन ईल्ड करता है। सिल्वर अलग सेपरेट हो जाता है, क्लोरीन अलग। तो यहाँ पे आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर करेंगे तो आपको 2AgCl गिव्स 2Ag + Cl2 मिलेगा। हाँ, ये दिख रहा होगा कि हमने स्टेट मेंशन नहीं किए हैं। होता ये है कि स्टेट कई बार भूल जाती है, फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर आपको स्टेट भूल भी जाती हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, अच्छी बात है कि अगर स्टेट याद रह जाए। और देखो ऐसा है कि उसकी भी ट्रिक्स हैं, मैं बताता चलूंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। जितने भी सॉल्ट आपको मिलेंगे वो सारे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सर सॉल्ट क्या होते हैं, जैसे सेकंड चैप्टर में हम पहुंचेंगे एसिड बेस और सॉल्ट में, तो सॉल्ट हम जान जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेट फिर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप इतनी समझदारी आ जाएगी हमें कि हम कहीं ना कहीं क्या डालते हैं। कि भाई गैसेस हमको याद ही है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरीन गैस है,
पूरी पीरियोडिक टेबल में हम बता देंगे कौन गैसियस स्टेट में एलिमेंट पाया जाता है कौन नहीं। तो आपको है ना याद करने की जरूरत नहीं है, डोंट रिमेंबर द स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि क्या है कि स्टेट एक एक करके वो आती जाएंगे और अपन धीरे धीरे याद रखेंगे। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस में आती है, इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इन तरीके का आपको याद रख सकते हो, ये नाम अगर भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन में भी काम आएंगे क्योंकि सिंगल सबस्टेंस हमें दिख रहे हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट रहा है और किसी न किसी फॉर्म में हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, आइदर हीट इलेक्ट्रिसिटी और सप्लाई, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। इंडोथर्मिक के बाद आपसे मैंने कहा एक्सोथर्मिक। एक्सो माने आउट और थर्म मीन्स हीट। तो जब किसी रिएक्शन हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे आपको रिएक्शन लिखा ही हुआ। चले तो एग्जांपल की बात करें, जो आपको शुरुआत में जानना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी कंबशन रिएक्शन है, कंबशन मतलब किसी को भी अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, तो जब वो हीट सप्लाई करे, आपके पास किताब है एनसीईआरटी, आप सीधे 4th चैप्टर में चले जाएंगे। 4th चैप्टर में एग्जांपल और भी मिल जाएंगे आपको। कंबशन में लगातार 3 एग्जांपल हैं, कंबशन वर्ड जो है उसके बाद आप पढ़ेंगे, यानी 4th चैप्टर में बीच में आएंगे आप, पेज नंबर 69 में आपको इंडेक्स मिलेंगे, 70 पेज में आपको कंबशन मिलेगा, 3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन यानी जब कोई सबस्टेंस कार्बन या कार्बन बेस्ड कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट सप्लाई करता है, तो उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कंबशन। कंबशन किसके अंदर आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि कंबशन के बाद आपको हमेशा हीट और लाइट मिलेगी। तो जब कोई भी एनर्जी का है ना इवोल्यूशन हो, एनर्जी रिलीज हो, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक। और एग्जांपल लेते हैं, इस साल जो अलग से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी रिस्पायरेशन, रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रूव करो। हम सब खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं, रिसोर्स एनर्जी का। सर और भी बहुत सारे काम है, ठीक है, नीड सबसे पहले क्या है, हम काम कैसे कर पाए, मैं बोल कैसे पाऊँ, आप सुन कैसे पाए, या एक लिविंग बीइंग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कब कर पाएगा, जब तक उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है कौन, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आपको जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे आप लोग लाइफ प्रोसेसर, तो 2 तरीके का मिलेगा, एरोबिक और एनारोबिक, वहां बात करेंगे। फिलहाल ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, 1st चैप्टर में पूछा गया क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में पूछा गया कि रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक क्यों है, ठीक है। हम ग्लूकोज नहीं खा रहे, डाइट खाते भी हैं, आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स मतलब जैसे थाली में सबसे बड़ा पार्ट आपका क्या होता है, सर सबसे ज्यादा तो या तो चावल होता है या तो रोटी होती है, या तो सर सब्जियों में सबसे ज्यादा आलू होता है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा रिसोर्स है स्टार्च। स्टार्च डिकम्पोज होके काहे में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करता है, अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट एनर्जी भी एंटर, एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये फुल फॉर्म आपने सुना है, भूल गया हो इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी ये फुल फॉर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल्स में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी किसी भी रिएक्शन के बाद अगर रिलीज हो रही है, वो किस के अंतर्गत आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर व्हाट, दीज रिएक्शंस which give out energy or heat or any form of energy along with the formation of product. So any reaction which gives out, release, evolve heat or any form of energy
along with the formation of product, it is known as exothermic reaction. So आज के पहले टॉपिक को जब हमने कवर किया, लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज के आधार पे दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, पहली है इंडोथर्मिक और दूसरी है एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट या किसी फॉर्म का एनर्जी का है ना सप्लाई देना पड़े तब जाके वो ब्रेक डाउन हो प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बने, तो ऐसे केस में वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। एक्सोथर्मिक जिनमें रिएक्शन होती रहे, कैरी आउट हो और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिले, किसी भी फॉर्म में एनर्जी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्टिविटीज में। तो आज हम चैप्टर की 11 एक्टिविटीज में, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितनी है अपने पास? 11, जिनमें से 5 कवर करते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट 6। तो 1.1 एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को रीडिंग करना है, चाहे वर्ड्स की मीनिंग अपन को समझ लेना है। ठीक है, एक्टिविटीज लिखने के लिए आएंगी सर, आ सकती हैं। कुछ एक्टिविटीज लिखने के लिए आती हैं जिन्हें अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना होगा, मतलब जैसे बुक की लैंग्वेज है पूरी तरह से छाप नहीं देना कि स्टेप बाय जैसा लिखा हुआ है, समराइज करके विद डायग्राम आपने बढ़िया। तो जिन जिन एक्टिविटीज में डायग्राम अच्छे आपको लगे, जैसे 1.7 एक्टिविटी में जिसका पर्टिकुलर नाम भी आएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो एक पर्टिकुलर नाम के साथ है ना और डायग्राम के साथ और थोड़ी शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स माने कि अगर आपने उस पूरी एक्टिविटी को समझा है तो उसकी समरी लिख दी, रिएक्शन लिख दी और ऑब्जर्वेशन लिख दी। तो हर एक्टिविटी में ऐसा जानना है। कुछ एक्टिविटी बड़ी छोटी है, उनकी बात करें, जैसे 1.1 उसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम का रिबन लीजिए। चलिए पहले एक्टिविटी सुन लेते हैं। 1.1, 1.2, 1.3 तीनों एक्टिविटी थोड़ा सुन लेते हैं, फिर 2 एक्टिविटी सेपरेट पढ़ते हैं क्योंकि 1-2 पेजेस बाद हैं हम लोगों। 1.1 में जो क्वेश्चन हमारे पास इन टेक्स्ट में, उसमें कहा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्न करने के पहले। सो मैग्नीशियम रिबन कैसा होता होगा? हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी मेटल्स हैं, यानी आप पूरा जब पीरियोडिक टेबल 86 पेज खोलेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सा ग्रीन सेगमेंट है, फिर पिंक कलर का है, फिर येलो कलर का है। तो ग्रीन जितना भी पार्ट है खोल के देख लीजिएगा, उस पूरे ग्रीन पार्ट को हम मेटल्स के अंतर्गत रखते हैं। यानी मेटल्स अपने पास बहुत सारे हैं, जिनमें बेहद हार्ड मेटल्स हैं और कुछ मेटल्स अपने पास सॉफ्ट है। सॉफ्ट मेटल्स में कुछ 2 पर्टिकुलर नाम हैं जो आप चैप्टर 5 में भी सुनेंगे, चैप्टर 3 में भी सुनेंगे और अभी मैं सुना दूँ। अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ थोड़ी कमजोर होती है, जिन्हें आप दूसरे टेंसाइल वाले कामों में नहीं लगाते, इंडस्ट्रियल या बिल्डिंग मटेरियल्स में। आप आयरन यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, है ना, वायर से एल्यूमिनियम बनाते हैं। इन ढेर सारी मेटल्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके वायर नहीं देखेंगे, इनके आप छत नहीं देखेंगे, इनके आप बड़े बड़े है ना आप सिलेंडर नहीं देखेंगे। तो देखते काहे के हैं? वो जो हार्ड मेटल्स में आती हैं। तो अभी हम जिन मेटल्स की बात कर रहे हैं उनमें से एक नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल्स में आता है, जिसे आप काट के, नाइफ नहीं, आप बढ़िया इंस्ट्रूमेंट यूज करिए और काटने के बाद उसका एक रिबन बना लीजिए। उसे टोंग से पकड़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं तो डायरेक्ट हाथ से मत पकड़िए। आपने पकड़ लिया किसको? मैग्नीशियम को। तो ये रिबन जैसे ही आप लेते हैं टोंग और जैसे ही इसे बर्नर की फ्लेम में रखा जाता है, बर्नर के फ्लेम में आते से ये बर्न होने लगता है। बर्न होगा क्यों सर? क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है एयर की ऑक्सीजन से और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। रट रहा हूं मैं, फार्मूला बन जाएगा मुझसे, लेकिन आपको यह समझना है कि हर बार ऑक्सीडेशन के बाद सबस्टेंस का ऑक्साइड ही बनता है। क्यों सर? नाइट्राइड बन जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट बन जाए। हमारी एयर में कुछ बल्क में पाई जाती हैं गैसेस, जिनमें नाइट्रोजन एक बड़ा नाम है, एक ऑक्सीजन, आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रोपोर्शन इन दोनों का है। उसके बाद आर्गन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ढेर सारे प्रोपोर्शन में हैं गैसेस। आपको बता दूं, इन सब गैसेस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है। तो यानी किसी सबस्टेंस से एयर के साथ रिएक्शन कराने की बात कर रहा है तो आप सब कुछ भूल के किसके साथ रिएक्शन कराइए? ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर बोला जाए, मैग्नीशियम बर्न्स विथ ऑक्सीजन,
एक ही बात है, क्योंकि एयर में कौन सबसे पहले कंबाइन होने वाला है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन क्यों नहीं होता सर? आप जैसे चैप्टर 4 में पाएंगे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड करके चीज है अपने पास, फिर वहां बातें होंगी कि नाइट्रोजन क्यों रिएक्शन नहीं करता है जल्दी, है ना? जल्दी इन द सेंस कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आप थोड़ा सा हीट भी कर देंगे तो भी रिएक्शन नहीं करता है। बहुत ज़्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर है, 2000 केल्विन 5000 केल्विन ऐसा टेम्परेचर लेता है तब जाके नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, और सबसे नहीं, कुछ यूनिक चीज़ों से ही करता है, भूल जाए। नाइट्रोजन एयर में रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, उसे अलग करें। अब बची कौन? आर्गन। तो आर्गन तो इनर्ट गैसेज में आती है, वो रिएक्शन ही नहीं करती है, ठीक है। अब बची कौन? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन जब उसके हिसाब से मीडियम मिलता है, उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है बेसिक। आपको अभी जानकारी के लिए बता दूं, अगला चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में, तो एसिड वर्ड बेस वर्ड, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर की, वो ढूंढ रही होती है बेसिक चीजों को, ठीक है। एसिड बेस क्या होते हैं उस चैप्टर में समझा दी। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेगी। जब किसी चीज को जलाया जाएगा, हीट किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, वो किसके साथ कंबाइन होगी? ऑक्सीजन के साथ। इस एक्टिविटी में जैसे आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वो किसके साथ कंबाइन होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ। अब फार्मूला क्या बनेगा? क्लास 9 मैग्नीशियम का चार्ज था 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का था 2 निगेटिव। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे चार्जेस आपको इक्वल दिख रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सीधा फार्मूला बनेगा MgO, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन याद रखें? ये व्हाइट कलर का पाउडर है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद व्हाइट कलर का पाउडर आप ये एक्टिविटी में देखेंगे। जैसे ये जमा होने के बाद यहाँ पेट्री डिश रखी हुई है और यहाँ पे कोई पाउडर जैसा जमा होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये जो पाउडर जमा हो रहा है यही है कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा कोई फार्मूला नहीं हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड का एक फिक्स्ड फार्मूला होता है, एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन भी फिक्स्ड होता है, रेशियो भी फिक्स्ड होता है। तो अपने मन से फार्मूले में बनाइएगा कि Mg + O2 गिव्स MgO2। आपके घर की खेती नहीं, ठीक है। तो जिनके फिक्स्ड फार्मूले हैं, जिनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, आप उसमें खुदाबिन्नी मत करिए, ठीक है। आइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद एक कलर याद रखना है आपको, दूसरा रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एटम 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम 2 है और यहाँ 1। आप कोफिशिएंट इंक्लूड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नीशियम से 2 ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम डबल हो गया, तो आप मैग्नीशियम को डबल कर दीजिए। सो रिपीट करने जैसी तो है नहीं, थोड़ा छोटी सी एक्टिविटी है, जल्दी से। मैग्नीशियम मेटल को रिबन शेप में जब बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की बर्न करते हैं, तो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है और काहे में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाइट कलर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब क्वेश्चन इन टेक्स्ट का जो था वो क्या था कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है? सैंड पेपर लेके उसे रब क्यों करते हैं? हमने आपसे कहा कि हमारे पास मेटल कई तरीके के, उनमें से कुछ मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव हैं। जैसे नेचर पे रखी रहेगी मैग्नीशियम, उसके ऊपर सरफेस पे ढेर सारी इम्प्यूरिटीज की परत चढ़ जाती है और आप जलाना चाह रहे हैं मैग्नीशियम को, उसके ऊपर गंदगी, तो आप पहले रब करोगे। सो वी शुड क्लीन magnesium ribbon before burning to remove various impurities deposited at the surface of magnesium. सिंपल। मैग्नीशियम के ऊपर की सारी इम्प्यूरिटीज या ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसको पहले साफ करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी 1.1 और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। अब एक्टिविटी 1.2 में चल रहा है। यहाँ इस एक्टिविटी का पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं और इसे भी थोड़ा सा हम 2 नाम देते हैं। पहली वाली एक्टिविटी को कंप्लीट अगर करते हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। रीजन साफ है, when 2 or more reactants combine together to form single product, कॉम्बिनेशन है। दूसरा हम ये भी जान रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो सकती है, यानी रेडॉक्स भी हो सकती है।
आपसे कहा गया था पिछले वीडियो में कि when ऑक्सीजन कंबाइन विद सम सबस्टेंस और एनी रिएक्टेंट, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जब भी किसी एक सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। व्हेन देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स। यानी पहली एक्टिविटीज की रिएक्शन का हम दो नाम दे सकते हैं, एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और दूसरी रिडॉक्स भी है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज गेटिंग oxidized, where oxygen is getting reduced। अगर एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे वाले का रिडक्शन। 1.2 एक्टिविटी, ठीक है। इसमें आपसे कहा गया पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लीजिए। सोल्यूशन बड़ा आसान है, लैब में रखा रहेगा पोटेशियम आयोडाइड, जैसे आपके घर में नमक रखा रहता है व्हाइट क्रिस्टलाइन या पल्वराइज पाउडर, तो आप उसे रखेंगे का है, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और पानी में घोल लेंगे। ये रहा सोल्यूशन किसका बन गया, पोटेशियम आयोडाइड। कलरलेस सोल्यूशन रहेगा, कोई कलर नहीं दिखेगा। पानी का कौन सा कलर, कलरलेस, यानी पानी में घुलने के बाद पोटेशियम आयोडाइड कोई कलर नहीं देगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली साहब, जिसमें लेड नाइट्रेट घोला, यानी इस वाले में इस बार लेड नाइट्रेट है और इसमें क्या था, पोटेशियम आयोडाइड। सर हम कैसे जानेंगे, कुछ नहीं, डिब्बे जब आप निकालोगे तो आपको तो पता ही ना पोटेशियम आयोडाइड है, पानी में घोल लिया, कलरलेस हो गया, वो बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा। फिर दूसरे वाले में आपने क्या घोल लिया, लेड नाइट्रेट। सर कोई क्वांटिटी फिक्स, अपने हिसाब से वही स्वाद अनुसार खाना नहीं है, मतलब आपने एक चुटकी आपने लेड नाइट्रेट डाल के पानी में घोल लिया, ऐसे ही एक चुटकी क्या डाला, लेड नाइट्रेट घोल लिया। अब आपको दोनों कलरलेस टेस्ट ट्यूब दिख रही है, यानी टेस्ट ट्यूब देखिए अपने लैब में, तो आपको दोनों सोल्यूशन एक क्वांटिटी में लिखिएगा कि दोनों में 2-2 ml है, और थोड़ा सा आपने पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, चलिए 5-5 ml कर लेते हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि 2 ml में इतना सारा एक चुटकी भर और डाल लीजिएगा, क्या, पानी। तो पानी डालने के बाद आप देख रहे हो कि एक सोल्यूशन बन चुका है और आपको एक एब्रिविएशन बताया गया था, एक्वस। याद आ रहा है, एक्वस। एक्वस माने जब किसी चीज को आप किसमें डिसॉल्व करते हो, वाटर में, तो सोल्यूशन इन वाटर इज आल्सो नोन एज एक्वस। अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड एक्वस थे, जैसे एक दूसरे में मिक्स करोगे, इन दोनों का एक दूसरे में जैसे ही मिक्स करोगे, आप किसी भी प्रोसीजर को अपना सकते हो, इसको उसमें डालो, उसको इसमें, रिएक्शन एक ही होने वाली है। ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे आयन से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आ रहा हो पीछे पिछले वाले वीडियो में, डबल डिस्प्लेसमेंट जहां एक्सचेंज हो जाता है आयंस का, ये लेड आयोडाइड के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। जल्दी हो गई सर, चलो तोड़ लेते हैं। लेड Pb2 पॉजिटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, सब क्लास 9 37 पेज में था। याद रखो, इस साल बहुत काम आएंगे फार्मूले बनाने में, रिएक्शन बनाने में। 37 पेज क्लास 9 NCERT, वो टेबल याद रखो। इसे तोड़ दो, पोटेशियम और आयोडाइड एक्सचेंज कर दो आयंस को, ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ लेड आयोडाइड के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन लिया गया था एक टेस्ट ट्यूब में, एक लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन लिया गया था। जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो लेड आयोडाइड के साथ कंबाइन हुआ, तो Pb2 पॉजिटिव आयोडाइड से अगर रिएक्ट करेगा तो यहाँ चार्जेस अनइक्वल हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फार्मूला बन के आएगा PbI2। जब आपके चार्जेस इक्वल नहीं होते थे, वैलेंसी इक्वल नहीं होती थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, पिछले साल के ना फार्मूला मेकिंग की बात है, राइटिंग केमिकल फार्मूला जब हम सीख रहे थे, तो वैलेंसीज अनइक्वल होने पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या दिख रहा है, पोटेशियम और नाइट्रेट, देखिए वैलेंसी सेम है, यानी पोटेशियम और नाइट्रेट इन दोनों की वैलेंसी सेम है, सीधे न्यूट्रलाइज होंगे और जुड़ जाएगा फार्मूला। और आपके दिमाग में आ रही कि सर बैलेंसिंग कर दीजिए, बहुत आसान। यहाँ पे पोटेशियम 1 आयोडीन 1, लेकिन यहाँ पे 2, सो आपको एक कोफिशिएंट इंक्लूड करना होगा, तो पोटेशियम डबल हो जाएगा बच्चों। पोटेशियम डबल यानी आपको 2 मजबूरी में यहाँ लाना पड़ेगा, और जैसे पोटेशियम आप लाओगे तो पूरा ये नाइट्रेट
यस इंडिविजुअल देख लो, नाइट्रोजन डबल हो जाएगा तो यहाँ नाइट्रोजन डबल है, ऑक्सीजन 3 2 या 6, 3 2 या 6, रिएक्शन बैलेंस है। तो सर लेट तो देखा नहीं, लेट 1 1 इंडिविजुअल लिख लो, चाहे इतना टाइम मत दो क्योंकि बैलेंसिंग 1 नंबर की आती है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड रखो, जैसे किताब में इलॉबरेटेड है, बैलेंसिंग पे इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना, नहीं तो मैं आपको और डिटेल में जाता। एक्सरसाइज से क्वेश्चन इंटेक्स कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट, तो एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप जितनी भी रिएक्शन आती जाएंगे उन्हें बैलेंस करते रहोगे, आदत में आ जाएगा, बैलेंसिंग आसान है, करते रहोगे। तो मैंने कहा था ना, आपसे और मुझसे एक ही जैसी बात है, प्रैक्टिस से आएगा, है ना। ये हमें माँ के पेट से नहीं सीखा हमने, ना आप सीख पाओगे, तो आपको खुद से करना है, खुद से इन द सेंस की ट्रिक मैंने बताई, ठीक है, और आपको करते जाना है। नेक्स्ट 1.2 एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्वेशन आपको याद रखने हैं सर? 2 एक्वा सोल्यूशन जो क्लियर थे, कलरलेस थे, जैसे ही वो आपस में मिक्स किए गए, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला, सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। बच्चों ऐसा है, एक टेस्ट ट्यूब में जैसे दूसरा टेस्ट ट्यूब का मटेरियल डाला गया और नीचे यहाँ पे कुछ जमा होता हुआ दिखे। अभी हमने देखा था पोटेशियम आयोडाइड पानी में घुल गया था, कलरलेस हो गया था, ऐसे ही लेड नाइट्रेट भी पानी में घुला था और कलरलेस हो गया था। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के साथ, यानी पोटेशियम आयोडाइड को आपने जैसे लेड नाइट्रेट में डाला, तो जो बनने वाली चीज थी ये लेड आयोडाइड, वो यहाँ घुली नहीं पानी में, और ये इनसॉल्युबल रहने के कारण इसको नया नाम मिला प्रेसिपिटेट। ये एब्रिविएशन है पीपीटी, यानी इसे शॉर्ट में लिखा जाता है पीपीटी। तो प्रेसिपिटेट क्या है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो वाटर में नहीं घुले और बॉटम में डिपॉजिट हो जाए। तो कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें, है ना, 2 सब्सटेंस ऐड करने के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बने जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, समझ रहे हो ना, इनसॉल्युबल, घुलेगा ही नहीं, नीचे जाके बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्टिविटी 1.10 में इसकी डेफिनेशन है, तो अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इस रिएक्शन को भी एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हमारी एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो एग्जाम्पल बताओ जो 1.10 वाली एक्टिविटी में ना, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यानी 1.2 में जो एग्जाम्पल है वो भी प्रेसिपिटेशन का है, और ऐसे एक्सरसाइज में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी ऐसे कि एग्जाम्पल हैं जिनको हम प्रेसिपिटेशन में ला सकते हैं। टोटल आपको 6 सब्सटेंसेस मिलेंगे पहले चैप्टर में, जो कैसे होंगे, इनसॉल्युबल बनते हैं, यानी 2 चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो बॉटम में डिपॉजिट हो, कलर दे और घुले नहीं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये। तो जनरली क्या, सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी है आज इस साल क्लास 10th में, वो सारी किसके अंतर्गत आती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही आती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो सब में कोई ना कोई एक सब्सटेंस ऐसा मिलेगा जो इनसॉल्युबल सॉलिड के रूप में नीचे जमा हो जाएगा और दूसरा वाला घुल जाएगा। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में क्या याद रखना था? ये कॉम्बिनेशन है, रिडॉक्स है, ये प्रेसिपिटेशन है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। कलर याद रखना है कि लेड आयोडाइड जो बन रहा है सर वो येलो कलर का है, प्रेसिपिटेट है, यानी ये बॉटम में डिपॉजिट होगा। उसके बाद एक्टिविटी 1.3 काम करते हैं, 1.3 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी एक्टिविटीज एक साथ अगले वीडियो में। 1.3 एक्टिविटी में आपको एक ऐसी एक्टिविटी जो तीनों चैप्टर में लगातार रिपीट हो, यानी आप एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें आप एक एसिड लेंगे। एसिड क्या है? खाने में जो खट्टे होते थे, भूल जाइए। एसिड ऐसे हैं कि आप उन्हें टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट करेंगे, यानी हम जहां दोनों वर्ड को पकड़िए, टेस्ट और टेस्ट। ऐसे ढेर सारे एसिड हैं जिन्हें आप टेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट करेंगे।
मीन्स अगर इन्हें जीभ में लगाया तो अगली बार जीभ ही नहीं रहेगी टेस्ट करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, टेस्ट, ठीक है, वो हम बताएंगे केमिकल टेस्ट क्या है, वो आप सेकंड चैप्टर में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहाँ पे आप ढेर सारे इंडिकेटर्स वर्ड समझेंगे जिन्हें इन एसिड्स को आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना टच किए बिना बर्न हुए ऑब्जर्वेशन पा जाएंगे कि ये एसिड है, वो बेस है और वो सॉल्ट है। चलिए फिलहाल मैंने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वर्ड तो सुना हुआ, हमारे स्टमक में होता है, बेहद है ना खतरनाक एसिड। ये डाइल्यूट क्या है, हमारे पेट में जो है यानी स्टमक में वो कंसंट्रेटेड है, यानी लार्ज है ना क्वांटिटी में कंसंट्रेट है, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी सॉल्वेंट की हो। एक मिनट, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड आ गया है इसमें, क्योंकि पूरी किताब खत्म हो जाती है 11th और 12th में पहुंच जाते हो, सर ये दिल डॉट क्या है, ये दिल डॉट नहीं, और ये कॉन्क का डॉट क्या है, ये कॉन्क का डॉट नहीं, ये कंसंट्रेटेड और ये डाइल्यूट है। मीन्स जब लार्ज क्वांटिटी में आप वाटर लेते हो उसमें थोड़ा सा एसिड यानी फ्यू ml में या फ्यू ग्राम में आप ऐड करते हो एसिड को, ठीक है, ये कहलाता है डाइल्यूट। सीधी सी बात, थोड़ी सी क्वांटिटी एसिड की, लार्ज क्वांटिटी किसकी, सॉल्वेंट की, वो कहलाता है डाइल्यूट। और यही पे आप एसिड लेने के बाद उतनी ही क्वांटिटी में सॉल्वेंट यानी पानी डालते हो जितना इतना कैपेबल हो कि डिजोल्व कर लेना। मैंने 60 ग्राम लिया नाइट्रिक एसिड या 60 ml लिया, अब उसमें मैं केवल 30 ग्राम या 30 ml वाटर डाल के या 40 ml डाल के, ठीक है, डिजोल्व कर ले रहा हूं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी किसकी ज्यादा दिख रही है, एसिड की, वाटर की कम, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनमें बहुत कम होती क्वांटिटी सॉल्वेंट यानी वाटर की, और उतनी ही जितना सफिशिएंट है उसे डिजोल्व करने के लिए। यानी कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट उतनी ही क्वांटिटी में होता है जितना कि वो एसिड या बेस को डिजोल्व कर ले, उससे ज्यादा नहीं, कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट माने लार्ज अमाउंट में वाटर है, थोड़ा सा एसिड डला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एसिड, ज्यादा पानी डाइल्यूट, ठीक है, ज्यादा एसिड और उतना ही पानी कि उसे डिजोल्व कर ले, ठीक है, ये करना चाहिए। फिलहाल मैं एक्टिविटी 1.3 में हूं। ये क्या कह रही है कि सबसे पहले डाइल्यूट थोड़ी क्वांटिटी वाला एसिड ले लीजिए और इसमें डालिए जिंक के ग्रेन्यूल्स। जिंक मेटल, जैसे आयरन की फिलिंग्स आप पा सकते हैं, हाँ पा सकते हैं बिल्कुल। आप रेत देखें, मिट्टी है आपके पास, उसमें एक बड़ा सा चुंबक डालिए, रेत में ऐसे करिए, फिर उसके बाद शेक कर लिए, और शेक करने के बाद आप वो अपना चुंबक निकालिए, खूब झटक दीजिए, कितना भी आप झटक दीजिए, कुछ ऐसे काले पार्टिकल हैं, काले, तो वो हटते ही नहीं, हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इधर से हटाओ तो उधर चले जाते हैं, उधर से हटाओ तो इधर चले जाते हैं, वो आयरन फिलिंग्स, यानी उन्हें आप पेपर में निकाल के रख लीजिए, वो आपके आयरन फिलिंग्स हैं, यानी छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स। ऐसे ही आपको जिंक के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। सर हमने तो जिंक देखा ही नहीं, देखा है आप सबने? आपने बड़े वाला शेल यानी बैटरी जो टॉर्च में लगती है, आपके यहाँ बोरवेल होगा तो पाइप जो सांप की तरह निकली होती है जिसमें आप प्लास्टिक वाली लगाते हैं, उसमें ऊपर की कोटिंग देखिए, जिंक की है, आपने देखा है, समझ रहे हैं? जिंक, नए नए ताले लगा लेके आइए, उसमें बढ़िया शाइनिंग जो सरफेस होती है जिंक की होती है, ठीक है। तो जिंक आपने देखा है, जिंक के ग्रेन्यूल्स मिल जाएंगे लैब में रखे हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में काम आता है जिंक, इसलिए फिलहाल जिंक के ग्रेन्यूल्स को आपने किस में डाल दिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ रखेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे बबल्स बनने दिखेंगे आपको। आप ऐसा सेटअप बनाइए, यहाँ पे कॉर्क लगा दीजिए। कॉर्क माने ये कॉनिकल फ्लास्क की जो माउथ है वो पूरी तरह से पैक रहे, और यहाँ से बीच में से एक डिलीवरी ट्यूब निकली रहे, इतना ही स्पेस रहे कि एक ट्यूब से अंदर बनने वाली गैस इवॉल्व हो सके। उस गैस को आपको यही डिटेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप बर्निंग कैंडल ले आइए, पॉप साउंड के साथ बुझ जाएगी। सर बहुत जल्दी हो रहा है, आराम से। चलिए पहले डाइल्यूट HCl लिया अपन ने, जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें डाले,
तो ये दोनों चीजें ऐड करने के पहले आपको ये सेटअप पहले से तैयार रखना है कि कॉर्क लगाना है, और कॉर्क बीच में से पियर्स रहे कौन, डिलीवरी ट्यूब, इतना स्पेस हो कि डिलीवरी ट्यूब से ही निकल पाए कौन, गैस। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन हुआ है। अगले चैप्टर में एक्टिविटी 2.3 में अच्छा डायग्राम अच्छे से, यहाँ पे से पहले सोप सोल्यूशन में ले जाओ तो जो गैस के बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, उन पे बर्निंग कैंडल लगाओगे तो है ना, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, तो पिट से आवाज आएगी, बुझ जाएगी कौन, आपकी मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है या आपको ही बताएगा तो हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल है, बर्न हो जाती है, पॉप साउंड के साथ बुझ जाती है वो कैंडल। क्या था ये सब कुछ समझ। किसी मेटल को अगर आप डाइल्यूट एसिड में डालते हैं तो हमेशा कौन सी इवॉल्व होती है गैस, हाइड्रोजन गैस। ये एक्टिविटी आपको मैंने कहा ना तीनों चैप्टर में लगातार है। मेटल्स रिएक्ट विथ dilute acid, metal reacts with dilute acid to give hydrogen gas. How would you detect the presence of this gas? आपको कलरलेस गैस के बबल्स दिखेंगे, कौन सी गैस है, हम कैसे पता लगाएं? To detect hydrogen gas, we bring burning candle to the near the mouth of delivery tube. It burns with pop sound. It burns with pop sound. खत्म। इतना था एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कलर जैसी चीज आपको नहीं याद रखनी है, यानी याद रखना है पॉप साउंड के साथ बर्न होने वाली गैस कौन